नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे यूपी की सियासत की। यूपी की सियासत आजकल बहुत ज़्यादा गरमाई है और उसकी वजह है रामचरितमानस। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया उसके पक्ष में अखिलेश यादव खड़े हो गए और अब अखिलेश यादव को मायावती ने फटकार लगा दी है। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड तक याद दिला दिया है। आखिरकार क्या हो रहा है यूपी की सियासत में, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कहां पर राजनीति हो रही है, किस चीज़ का सहारा लिया जा रहा है, इन सारी बातों का जिक्र आज हम करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं, बिहार से हालांकि उसकी पृष्ठभूमि निकलकर सामने आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं, अखिलेश यादव साथ में खड़े नजर आते हैं क्योंकि उन्हें एक पद भी दे दिया जाता है इस तरह से, और अब मायावती ने उन्हें गेस्ट हाउस कांड याद दिला दिया। क्या चल रहा है आखिरकार? देखिए, रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई है और उस चौपाई को लेकर के सदा से विवाद रहा है। तो कोई नई बात नहीं कही जा रही है और समय समय पर इसको राजनीतिज्ञ हों या गैर राजनीतिज्ञ हों, वो इस चौपाई को सामने लाते हैं और फिर उसके आसपास जो बहस बनती है उस बहस से उनका अगर लाभ होता है तो वो लाभ लेते हैं। तो हम उस चौपाई विशेष में नहीं जाएंगे क्योंकि हम रामचरितमानस पर अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इस वक्त क्यों ये चौपाई दोहराई गई बिहार में, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है और फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश तक इस विवाद की यात्रा हो जाती है। तो आप जानते हैं, विवाद में सबसे पहले इसको बिहार में लाया गया जब एक मंत्री ने ये बात कही और वहाँ अखिलेश यादव की तरह ही तेजस्वी यादव उन मंत्री जी के साथ खड़े दिखाई पड़े। अब आप पैरेलल्स ड्रॉ करिए कि वहाँ जो मंत्री जी कह रहे हैं उनके जो नेता हैं वो उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ तेजस्वी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य उसी बात को कहते हैं तो अखिलेश साथ में दिखाई पड़ते हैं। ये ओबीसी राजनीति के ये जो दोनों बड़े नेता हैं हिंदी पट्टी में, बिहार और उत्तर प्रदेश में, इनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक MY समीकरण पर आधारित है। अब उस चौपाई विशेष में है कि शूद्र पशु नारी, जिसको लेकर के बहस चल रही है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो ढोल गवार पशु वोट बैंक ये सब तो नहीं है, महिला वोट बैंक है एक, और शूद्र जिसे अब संवैधानिक नाम दिया गया है SC ST, तो इसके बाद हम उन्हें SC ST ही कहेंगे। तो आप ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोट बैंक है, कमोबेश यही बिहार में भी है। और माई समीकरण जो है उसमें अब एक वोट को जोड़ने की एक जद्दोजहद चल रही है दोनों राज्यों में। मैं देख पा रहा हूँ कि MY से अब पूरी तरह से सरकारें नहीं बनेंगी, क्योंकि MY अगर आप जोड़ते हैं तो ये वोट बैंक 28, 27 या 30% को पार नहीं कर पाता है। अब ज़रूरत है इससे आगे, क्योंकि जो वोटिंग भी ज़्यादा होने लग गई है और इस बात को लेकर कि भाई आपके पास कितने वर्गों का समर्थन है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि वो न केवल अपर कास्ट बल्कि उसके अलावा OBCs और SC ST, इन सभी वर्गों के वोट बैंक लेने में वो सफल रहे हैं अपने उस नारे के जरिए, जिसमें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास, और अब तो सबका प्रयास भी जोड़ दिया गया है। तो ये जो एक रेनबो बनाने की कोशिश, एक इंद्रधनुष बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। जब उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सरकारें बनाई हैं, लोकसभा की सारी सीटें ले ली हैं, लगातार दूसरी दफ़ा सरकार भी उत्तर प्रदेश में बना ली है,
तो उसकी काट यही होगी कि नए वोट बैंक को जोड़ा जाए। और इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर दलित आबादी के समर्थन में अपने आप को दिखाने के क्रम में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों नजर आए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वो दलित राजनीति में अगर अपनी दखल चाहते हैं तो ये तो उचित भी है, ज़रूरी भी है। लेकिन ये जो सहारा लिया जा रहा है उसको लेकर क्वेश्चन मार्क हर जगह स्थापित किया जा रहा है कि आप रामचरितमानस का ऐसा अपमान नहीं कर सकते। चलिए वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मायावती का अखिलेश यादव को ये सुना देना, गेस्ट हाउस कांड वाली बात याद दिला देना, ये क्या है कि उनको लग रहा है कि अखिलेश यादव के पक्ष में क्या चले जाएंगे वोटर्स, इसलिए वो याद दिला रही है, वजह कुछ और है, क्या है? देखिए 2022 के जो चुनाव हुए, तो 2022 के चुनाव में 2019 की तरह सपा और बसपा साथ नहीं थे उत्तर प्रदेश में। अब जबकि बसपा को फायदा हुआ था, उसकी 10 सीटें, 10 लोकसभा सीटें हैं आज की तारीख में 2019 में, तो फिर वो अलग क्यों हो गए? वो अलग इसलिए हो गए कि उन्हें अपनी पहचान, अपनी पार्टी की पहचान ज़्यादा प्रिय लगी, और उन्हें इस बात का इल्म होने लगा था कि कहीं वोट बैंक खिसकने तो नहीं लगा है। अब देखिए 2022 के नतीजे, 2022 के नतीजों में आप पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो जाती है और मात्र एक सीट पर बीएसपी सिमट कर रह जाती है। 86 सीटें हैं जो कि रिजर्व सीटें हैं, दलित समुदाय के लिए रिजर्व सीटें हैं, और उसमें से एक भी सीट का नहीं आना क्या कहता है? आप कल्पना करिए कि पहले जो रिजर्व सीट्स होते थे उसमें से ज़्यादातर सीटें जो हैं वो ओबीसी या दलित पार्टियां ले जाया करती थी, और उसमें से ही नहीं आ रही हैं। बताते हैं कि जो 22% के आसपास दलित आबादी है उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे कम इस बार वोट परसेंटेज आया है। उस 22 में से 13% ही वोट परसेंट प्राप्त कर पाई है बीएसपी। तो कहीं बीएसपी को अपना आधार दरकता तो नहीं दिख रहा है, शायद इसीलिए। और वो पहले से ही बीजेपी से परेशान है कि ये जो मुफ्त अनाज की जो स्कीम थी, और उसके अलावा जो पीएम आवास योजना है, उसके अलावा जिस तरह से दलित समाज को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश की गई, तो उस क्रम में उन्हें भी बहुत बड़ा वोट बैंक मिल गया है दलित आबादी में से, ऐसा बीजेपी मानती है। तो एक तरफ तो बीजेपी खींच ही रही है उस वोट बैंक को, उनके पास सरकारें हैं, तो जाहिर है केंद्र और राज्य की सरकारें ऐसी योजनाएं देती हैं और कहती है मोदी ने दिया है, योगी ने दिया है, तो इस तरह से उनका एक बेस तैयार हो गया है। अब बचे हुए बेस पर अखिलेश आकर के खड़े हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि हमें शूद्र समझा जा रहा है। कहीं वो गए थे पीताम्बर माता के दर्शन में लखनऊ में, और वहाँ पर जाहिर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करने की वजह से उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो उन्होंने ये बात कह दी। और बहुत सही मायावती जी का ट्वीट जो आया उसमें उन्होंने कहा कि ये शब्द तो अपमान आप कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने तो हमें दे ही दिया है, SC ST OBC बुलाते हैं, और ये देश रामचरितमानस या किसी और धर्म ग्रंथ से तो चलता नहीं है, ये संविधान से चलता है, और वहाँ न चौपाई है न इस तरह की कोई बात है, तो फिर ये आप क्यों कह रहे हैं? और उसी क्रम में उन्होंने वो बात कही कि 2 जून 1995, और उस वक़्त वो पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं और देश में लोग जानते हैं कि कैसे हमला हुआ था, और मायावती के ऊपर कहा जाता है कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, और वो उन्होंने अपने आप को किसी तरह से बचाया था। एक फर्रुखाबाद के ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे जिन्होंने उस रात बचाया था, और आजन्म उन्हें अपना भाई मानती रहीं मायावती, और उनके घर जाया करती थी। जब उनकी मौत हुई थी तब भी उनके घर वो पहुंची थी, उस गेस्ट हाउस में, वही उनकी रक्षा में आए थे। तो बावजूद इसके कि 2019 में साथ थी, और कहा जा रहा था कि वो गेस्ट हाउस कांड को भूल गई, लेकिन फिर से उन्होंने इस बात को उभार दिया है और एक तरह से बता दिया है कि हमारे हितैषी कम से कम ये समाजवादी पार्टी वाले नहीं हैं। एक चीज़ जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है कि
उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी कोई किसी से कम नहीं है। यानी कि वो इस ट्वीट में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, ये जो दो और भी लोग हैं मैदान में, ये भी तिरस्कार करते हैं, ये भी उपेक्षा करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी दलितों के साथ खड़ी है, उनके सम्मान के साथ खड़ी है। यानी कि फुल टू पॉलिटिक्स जो है इस ट्वीट से नजर आती है उनकी। हाँ देखिए, दो दलों को तो वो हमेशा कहती रही है, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को, और उन्हें मनुवादी और 10 तरह की उस तरह की बातें उन्होंने हमेशा कही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने उसी श्रेणी में खड़ा कर दिया जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया था। अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 4 साल पहले की बात है। तो उन्हें ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास ओबीसी वोट बैंक है, यादवों का और कुछ और वर्ग हैं। इस बार मुस्लिम समुदाय ने भी उनका बहुत जमकर साथ दिया था 2022 में, और क्या वो अब दलित वोट बैंक की तरफ निशाना साध रहे हैं। और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि जो हित चिंतन है दलितों का, इन दलों के द्वारा तो कभी नहीं हुआ है। वो कांग्रेस और बीजेपी के ही समानांतर समाजवादी पार्टी को रख रही हैं, और प्रकारांतर से ये कह रही हैं कि दलितों के हित चिंतक तो केवल हम हैं, बीएसपी वाले हैं। ये वोट बैंक जो है ये सबसे बड़ा सिरदर्द राजनीतिक दलों के लिए होता है। और मायावती जी की पार्टी के एक बड़े नेता ने हमें बताया था कि बावजूद इसके कि सूट करता है मायावती जी को भी और कांग्रेस को भी साथ आना, वो कभी साथ नहीं आएंगे। बहुत से वोटर भी चाहते हैं कि वो साथ आए, वो इसलिए साथ नहीं आएंगे कि कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल से खींच करके इस वोट बैंक को कांग्रेस से निकाल करके लाया गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, और एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। अब फिर से आप कांग्रेस से ही अगर जुड़ जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। यही दलील आम आदमी पार्टी वाले भी देते हैं कि क्यों वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सारे लोग तो आम आदमी पार्टी में कांग्रेस वाले ही आए हैं, कोई अभी तक बीजेपी से बड़ा व्यक्ति तो आया नहीं है। सही बात है। तो अगर हम कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर ले तो ये तो वहीं रह जाएंगे, फिर कौन लौट के हमारी तरफ आएगा। तो ये वोट बैंक की चिंता जो है वो दरअसल इस मानस विवाद के जरिए। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनकी लिमिटेड लड़ाई है। देखिए, वो उनकी यात्रा प्रारंभ बीएसपी से ही होती है, और बीएसपी उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि 2012 तक सत्ता में जब तक थी बीएसपी तो साथ ही थे उनके। 2-4 सालों में ऊपर नीचे हुआ और फिर वो चले गए समाजवादी पार्टी में, उस वक्त माफ़ करिएगा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि 2012 के बाद जो है वो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ सेटिंग नहीं हो पाएगी, तो वो मूव कर गए उस तरफ। और उसके बाद 2017 में जब सरकार बनी तो मंत्री भी बनाए गए, और मंत्री भी थे, श्रम मंत्री मुझे याद है थे वो, और पडरौना से वो जीता करते थे, 5 बार विधायक भी हो चुके हैं। पर इधर हाल के दिनों में कुछ उनके व्यक्तिगत सीट के आसपास डेवलपमेंट हुई है। एक तो पडरौना से वो आरपीएन सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, जो कि कांग्रेस के नेता है, बड़े नेता है, वहाँ से सांसद विधायक सब रहे हैं। दूसरा है कि वो चाहते थे कि बीजेपी उनके बेटे को टिकट दे, ऐसा कहा जाता है, तो वो नाराज हो गए और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी साल जनवरी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। उस समय बहुत बड़ी खबर बनी थी, लेकिन बाद में हश्र ये हुआ कि अपनी ही सीट हार गए। इधर केशव मौर्य हार गए अपनी सीट, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए अपनी सीट। तो ये अब ये जो वोट बैंक की लड़ाई में दलित तो सीधे हैं नहीं, दलित का नेता दलित ही होगा। तो मुझे याद पड़ती है वो कहानी कि मंडल कमीशन लागू करके लोगों ने सोचा कि वीपी सिंह बन जाएंगे ओबीसी के नेता, लेकिन बने कौन? लालू और मुलायम। वीपी सिंह आजम, जबकि मंडल कमीशन लागू किया वीपी सिंह ने। तो जो एक वर्ग विशेष का जो अपना सोच होता है उसमें वो अपने ही लोगों को नेता बनाता है। तो इसमें दलितों के नेता कैसे बन जाएंगे अगर वो रामचरितमानस को इस तरह से अपमानित करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देंगे, ये तो अखिलेश जाने। नहीं, तो वो तो साथ खड़े ही हैं, क्योंकि पार्टी में उन्होंने एक संगठन में एक उन्हें पद दे दिया। अब इससे ज़्यादा क्या ही वो समर्थन करें। पर ये आप देखिए कि अखिलेश जी के साथ केवल ओबीसी समाज नहीं है, ये
तेजस्वी यादव की आरजेडी से अलग है। यहाँ पर इन्हें एक बड़ा वोट बैंक सवर्णों का भी है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से थोड़े असहज हैं। उनको अपने वोट बैंक को जवाब देना है। उनकी पार्टी में ही कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया। और जब तक मुलाकात नहीं हुई थी अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य की, हम लोगों को तो यही लग रहा था कि दरअसल अखिलेश भी उन्हें कहेंगे कि इस तरह की बयानबाजी न करें, क्यों आप गैर जरूरी चीजें राजनीति में ला रहे हैं। अच्छा, मजे की बात अब देखिए यहाँ ये हो जाती है हिमांशु कि पहले ये कहा जाता था कि जातीय लकीर और धर्म की लकीर तो बीजेपी खींचती है, और अब बीजेपी कहती नजर आ रही है कि जाति और धर्म की लकीर क्यों खींच रहे हैं सपा वाले। हम तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, हम तो जो विकास की तस्वीर तैयार कर रहे हैं, तो उससे घबरा करके हम तो नौजवान को रोजगार और महंगाई से दूर करने के लिए समाज को काम कर रहे हैं। अब ये पूरा उल्टी गंगा बहने लग गई। अखिलेश यादव को फायदा होगा इन सब चीजों से? मुझे लगता नहीं है बहुत विशेष फायदा होगा। देखिए 2019 नुकसान ना हो जाए। नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर खफा हैं, जो उनके समर्थक हैं। नुकसान हो सकता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, हम तो आपको मानते हैं कि आप समाजवादी हैं। तो समाजवाद में हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की जो एक मानसिकता है, और इन सबों के जो यूं कहने की आइडियोलॉग गुरु हैं राम मनोहर लोहिया, तो उनके पास जब एक बार मुलाकात करने के लिए मकबूल फिदा हुसैन पेंटर गए थे, तो उनसे उन्होंने कहा था कि तुम क्या ये तस्वीरें बनाते हो बड़ी बड़ी जो आम आदमी की समझ में नहीं आती है, गांव गरीब में जो तस्वीरें हैं राम की, शिव की, वो क्यों नहीं बनाते। और कई पेंटिंग्स उसके बाद मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की कर दी। हालांकि बाद में वो करते करते कहीं और चले गए, विवादित तस्वीरें भी बनाने लग गए, लेकिन उन्होंने बनाई तस्वीरें। तो लोहिया तो वो थे जो गांव गरीब को समझ में बात आती है, उनकी भावनाओं को जो सूट करता है उसकी बात करते थे। तो पता नहीं समाजवाद से इस धारा में जाने के पीछे मंशा क्या है। फिलहाल बहुत फायदा कई बार ऐसे नेताओं को जो काफी घूमते फिरते रहते हैं, चुनाव जब आता है तो इधर से उधर पलटी मारते हैं, ऐसे नेताओं को पार्टी में रखना कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। वो एक खतरा जो है, एक उसका उदाहरण कह सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं और आकर के उन्होंने अपनी लाइन अखिलेश जी को दे दी है। अब अखिलेश जी ने उनकी लाइन स्वीकार कर ली है। अखिलेश जी जनेश्वर मिश्र बहुत बड़े सहयोगी रहे मुलायम सिंह यादव के, तो कभी मुलायम सिंह यादव में ये काबिलियत थी कि सबों को साथ लेकर के चलना है। रेवती रमन सिंह, तो तमाम हर वर्ग हर समाज से लोग उनके साथ थे। ऐसा नहीं था बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी समाज से, इतने बड़े नेता थे। तो इस तरह के बहुत से लोग उनके साथ हमेशा से रहे हैं। और ये ब्रॉड करके जो चली समाजवादी पार्टी, तो उसने सरकारें बनाई। अब इसको सीमित करना और एक वर्ग को छोड़ के दूसरे वर्ग को रख लेना, क्योंकि ये मान लेना कि फलां वर्ग तो उसके साथ है, तो ये बहुत फायदेमंद होगा ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। आगे की राम जाने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव को फायदा होगा या फिर नहीं होगा? मायावती ने जिस तरह से फटकार लगाई है, वो तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव को, जो उनकी वकालत है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, और उन्होंने तमाम पिछली चीज़ें भी याद दिला दी। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इसको लेकर, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।